हाय गाइस, दिस इज श्वेता राणा। वेलकम टू बायोलॉजी बूस्टर क्लासेस। सो गाइस, शुरू करते हैं आज नए लेक्चर के साथ। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को क्या पढ़ा दिया था? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ट्रांसपीरेशन को कंप्लीट कर लिया था। उसमें हमने टाइप्स ऑफ ट्रांसपीरेशन जो स्टार्ट किया था, जो मैंने आप लोगों को 4 टाइप के बताए थे, स्टोमेटल, क्यूटिकल, लेंटिकल एंड लास्ट वन इज बार्क। उसमें से मैंने आप लोगों को बताया था जो फर्स्ट टाइप का ट्रांसपीरेशन होता है, जो स्टोमेटा के थ्रू होता है, वही बेसिकली प्लांट में ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। ठीक है, तो जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था, हमने देखा था कि जो स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन है वो कैसे कैसे होता है। तो मैं हमेशा की तरह जो है लेक्चर को थोड़ा सा पीछे से रिवाइज करती हुई चलूंगी, ताकि आगे का लेक्चर आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ सके। ठीक है, यदि कोई बच्चा आज के लेक्चर में नया जुड़ रहा है तो आज की कहानी को समझने के लिए उसे लास्ट लेक्चर को देखना जो है जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए बच्चों, मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि जो स्टोमेटल जो ट्रांसपीरेशन होता है वो स्टोमेटा के थ्रू होता है। स्टोमेटा क्या होते थे? सरफेस की जो लीव्स की सरफेस होती थी उस पर टिनी पोर्स प्रेजेंट होते थे, बहुत स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते थे, जिन्हें हमने नाम दिया था स्टोमेटा। ठीक, जो स्टोमेटा होते हैं बेसिकली टू कंपोनेंट से मिलकर बने हुए होते हैं। जो स्टोमेटा होते हैं वो 2 पार्ट से मिलकर बने हुए होते हैं। एक तो उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं उसकी सेल्स, और दूसरा होता है उसके अंदर प्रेजेंट उसका ओपनिंग, मतलब उसका पोर या स्टोमेटल पोर। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था जो सेल्स होती हैं वो 2 टाइप की सेल्स होती हैं स्टोमेटा के अंदर। एक होती हैं गार्ड सेल्स और एक होती हैं सब्सिडरी सेल्स। ठीक है, गार्ड सेल्स जो होती हैं वही रेस्पॉन्सिबल होती हैं स्टोमेटा के ओपन एंड क्लोज होने में। ठीक, फिर मैंने बता दिया था आप लोगों को कि क्यों वो रेस्पॉन्सिबल होती हैं क्लोज एंड ओपन होने में। और बाकी यदि हम सब्सिडरी सेल की बात करें तो वो एज असेसरी सेल्स होती हैं, गार्ड सेल्स की सहायक सेल्स होती हैं। ये सराउंड करती हैं, कवर करती हैं गार्ड सेल को चारों तरफ से। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा जो है समझ लिया था कि यदि ओपन स्टोमेटा होंगे तब कैसी कंडीशन होगी और यदि क्लोज स्टोमेटा होंगे तो क्या कंडीशन होगी। तो इन सब चीज़ों को आपको जानने के लिए आपको इससे पहले वाला लेक्चर जो है देखना पड़ेगा। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि ओपन एंड क्लोज होने के लिए स्टोमेटा के लिए कुछ फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं प्लांट के अंदर, जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। वो फैक्टर्स थे हमारे हार्मोन्स थे, लाइट था, टेम्परेचर था और क्या था, ह्यूमिडिटी थी। ठीक है, उसी के आगे का मैं थोड़ा सा लेक्चर आज स्टार्ट करती हूँ। देखिए, जैसे हम लोगों ने देखा कि स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन के रेस्पॉन्सिबल जो फैक्टर्स होते हैं उसके बारे में हम लोगों ने स्टडी करी। तो कहीं ना कहीं यदि प्लांट के अंदर ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस हो रहा है तो उसको भी तो इफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर्स जो है रेस्पॉन्सिबल होंगे ना। तो आज सबसे पहले हम लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं कि फैक्टर्स इफेक्ट ट्रांसपीरेशन प्रोसेस। ठीक है, 2 टाइप के जो फैक्टर्स हैं यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी प्लांट के अंदर ट्रांसपीरेशन के प्रोसेस को रेगुलेट करने के लिए, कि मतलब किस कंडीशन में जो है ट्रांसपीरेशन ज़्यादा होगा, किस कंडीशन में जो ट्रांसपीरेशन है वो कम होगा। तो चलिए जानते हैं उन फैक्टर्स के बारे में। यदि हम इंटरनल फैक्टर्स की बात करें, यदि हम इंटरनल फैक्टर्स की बात करते हैं तो सबसे पहला जो फैक्टर आता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है, वो होता है नंबर ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, नंबर ऑफ स्टोमेटा। ठीक, देखिए बच्चों, यदि हम नंबर ऑफ स्टोमेटा को समझते हैं तो ये चीज़ आप लोग बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं कि प्लांट की लीव्स की सरफेस पर जितने ज़्यादा स्टोमेटा पाए जाएंगे तो उसमें ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस भी क्या है, उतना ही ज़्यादा होगा। सपोज दैट मैंने 2 प्लांट्स की लीव्स में कंपेरिजन करके देखा। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए, आप डाइकोट प्लांट की लीफ ले लीजिए और आप मोनोकोट प्लांट की लीफ ले लीजिए। मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट लेक्चर में कि डाइकोट प्लांट की लीफ में लोअर सरफेस पर जो स्टोमेटा पाए जाते हैं उनका अमाउंट कम होता है। ठीक है, लेकिन यदि हम मोनोकोट लीफ की बात करते हैं तो उसमें दोनों ही सरफेस पर स्टोमेटा का जो अमाउंट है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो यदि हम डाइकोट और मोनोकोट लीफ की कंपैरिजन करते हैं तो ट्रांसपीरेशन का जो प्रोसेस है किसमें ज़्यादा पाया जाएगा? नॉर्मल सी बात है, मोनोकोट लीफ पर ज़्यादा पाया जाता है। क्यों? क्योंकि मोनोकोट लीफ पर दोनों ही सरफेस पर जो स्टोमेटा का अमाउंट है वो इक्वल पाया जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पर सिर्फ इतनी सी बात है कि जिस भी लीफ के अंदर स्टोमेटा ज़्यादा होगा उस प्लांट्स में ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस ज़्यादा पाया जाएगा, और जिस प्लांट्स की लीफ में स्टोमेटा जो है कम पाए जाएंगे उस प्लांट में ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस जो है कम होगा। ठीक, अब दूसरे फैक्टर की यदि हम बात करें तो वो होता है नंबर ऑफ लीव्स। ठीक है, नंबर ऑफ लीव्स भी वैसे ही रेस्पॉन्सिबल होती हैं ट्रांसपीरेशन के प्रोसेस को रेगुलेट करने के लिए, जैसे कि स्टोमेटा होते हैं। देखिए, जैसे हमने अभी समझाना कि स्टोमेटा ज़्यादा होंगे तो नॉर्मल सी बात है ट्रांसपीरेशन ज़्यादा होगा, स्टोमेटा कम होंगे तो ट्रांसपीरेशन कम होगा। तो सेम एज लीव्स के बारे में भी है, जिन प्लांट्स में लीफ की संख्या जितनी ज़्यादा होगी उनमें ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस उतना ही ज़्यादा होगा। जिन प्लांट्स में लीफ की संख्या कम होगी, नंबर ऑफ लीव्स कम होंगे, उनमें जो ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस है वो ऑब्वियसली कम होगा। ठीक है, थर्ड फैक्टर की यदि हम बात करते हैं तो वो आता है ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स। ठीक है, ओरिएंटेशन
ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स, ठीक है। ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स का क्या मतलब है? मतलब यहाँ पर हम देखते हैं कि लीफ का जो अरेंजमेंट है वो प्लांट के अंदर कैसा है। कैसे का मतलब ये है, सपोज डेट मान लीजिए ये कोई प्लांट का स्टेम है और 2 लीफ क्या है इसके अपर पार्ट पर प्रेजेंट हो गई और 2 लीफ का मैंने मतलब 1 पेयर मैंने क्या कर लिया है उसके नीचे प्रेजेंट कर दिया। अब आप नॉर्मल सी बात खुद सोच कर बताइए कि कौन से लीफ के पेयर में ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस ज़्यादा पाया जाएगा। भाई नॉर्मल सी बात है, सन कहाँ है, ऊपर प्रेजेंट है, तो सन की लाइट सबसे ज़्यादा किन लीव्स पे पड़ेगी? जो ऊपर की तरफ लीव्स प्रेजेंट होंगी। ऐसा नहीं है कि नीचे वाली लीव्स पर नहीं पड़ेंगी, लेकिन यदि हम कंपैरिजन करते हैं तो आप लोग बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं कि जो ऊपर पार्ट पर लीव्स प्रेजेंट है उनमें ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सनलाइट बिल्कुल सीधे पड़ रही है और मैंने बताया था ना आप लोगों को, जितनी ज़्यादा सनलाइट पड़ेगी उतनी ज़्यादा लीव्स को पानी को रिलीज करने की जरूरत पड़ेगा, उसे ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस करने का जरूरत पड़ेगा। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि लीव्स जो ऊपर वाली लीव्स होगी उनमें ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस ज़्यादा होगा और जो उससे नीचे प्रेजेंट होंगी, जो कहीं ना कहीं क्या है ऊपर वाली लीव्स से ढक जाती हैं, उन लीव्स में ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस जो है वो कम होगा। तो ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स भी यहाँ पर कहीं ना कहीं रेस्पॉन्सिबल है रेगुलेटर ऑफ ट्रांसपिरेशन के लिए, ठीक है। और लास्ट फैक्टर इसमें आता है लॉन्ग रूट, ठीक है। लॉन्ग रूट, देखिए लॉन्ग रूट्स का मतलब आप यहाँ से ऐसे समझ सकते हैं कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें जो रूट्स होती है बहुत छोटी छोटी होती है। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें जो रूट्स है बहुत टफ हो जाती है, बहुत लंबी लंबी होती है, बहुत धसी रहती है सॉइल में। देखिए फॉर एग्जाम्पल के लिए आप बरगद का पेड़ ले सकते हैं। बरगद के पेड़ की लीव्स यदि वो रूट्स यदि आप देखेंगे तो बहुत ही टफ होती हैं, ठोस होती हैं और बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, ठीक है, बहुत फैली रहती हैं। तो जिन प्लांट्स में रूट जितनी लंबी होती है, जितनी लॉन्ग होगी, उनमें एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का जो क्या कह सकते हैं एक तरीके से प्रोसेस है वो ज़्यादा होगा। देखिए यदि हम एक तरफ ले लेते हैं छोटी रूट्स को, स्मॉल साइज की रूट्स को, और एक तरफ ले लेते हैं लॉन्ग साइज की रूट्स को, तो नॉर्मल सी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि जिनकी प्लांट्स में रूट्स जो है लंबी होंगी, लॉन्ग होंगी, उनमें एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ज़्यादा पाया जाएगा। और जिन प्लांट्स में जो रूट है वो साइज में स्मॉल होंगी, उनमें जो ट्रांसपिरेशन है वो कम पाया जाएगा। तो एक ये भी फैक्टर है जो रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, रेगुलेशन ऑफ ट्रांसपिरेशन के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर के। एक्सटर्नल फैक्टर से मतलब यह है कि हमारे एनवायरनमेंट के अंदर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्लांट्स के अंदर होने वाले ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस को जो है रेगुलेट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला फैक्टर यदि हम बात करते हैं तो हम नॉर्मल सी बात कर लेते हैं पहले टेम्परेचर की, ठीक है। टेम्परेचर की यदि हम बात करें तो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस में जो लीव्स होती हैं वो वाटर को रिलीज करती हैं इन द फॉर्म ऑफ वेपर, यानी कि कहीं ना कहीं जो प्लांट के अंदर एक्स्ट्रा हीट है वो उसे ही तो प्लांट के बाहर निकालती है, राइट। अब जिन प्लांट्स में ट्रांसपायरेशन ज़्यादा हो रहा है तो नॉर्मल सी बात है उनमें जो हीट है वो भी ज़्यादा अमाउंट में प्लांट से बाहर निकल रही है, और जिनमें ट्रांसपिरेशन कम हो रहा है तो उनमें जो हीट है वो भी कम निकल रही है। तो कहने का मतलब ये है कि यदि हम टेम्परेचर को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, एनवायरमेंटल टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, तो ट्रांसपिरेशन का जो प्रोसेस है वो भी क्या हो जाता है बच्चों, इंक्रीज हो जाता है। और यदि हम एनवायरमेंटल के टेम्परेचर को घटा देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, तो टेम्परेचर जो ट्रांसपिरेशन का जो प्रोसेस है वो भी क्या हो जाएगा बच्चों, डिक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो ट्रांसपिरेशन भी इंक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो ट्रांसपिरेशन भी क्या है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन की हम यदि बात करते हैं तो बात करते हैं लाइट की, ठीक है। लाइट की ये मैं कितनी बार डिस्कस कर चुकी हूँ। लाइट की यदि हम बात करते हैं, लाइट मतलब सनलाइट की, ठीक है। तो यदि हम डे की बात करते हैं तो ऑफकोर्स बात है कि डे के टाइम पे सन होता है, नाइट के टाइम पे सन नहीं होता है। डे के टाइम पे सन होता है जिसकी वजह से जो स्टोमेटा है वो क्या होते हैं बच्चों, ओपन होते हैं। स्टोमेटा ओपन होते हैं तो नॉर्मल सी बात है ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होगा ही होगा, ठीक है, ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होगा ही होगा। लेकिन नाइट के टाइम जब स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं तो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस जो है वो नहीं होता है, ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस क्या हो जाता है, घट जाता है। तो ये आप इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं कि यदि हम लाइट को बढ़ा देते हैं तो जो ट्रांसपिरेशन है वो भी बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और यदि हम लाइट को कम कर देते हैं, घटा देते हैं, तो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस भी क्या है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन है विंड। विंड लिख सकते हैं या आप यहाँ पर एयर लिख सकते हैं, ठीक है। एयर चलती है, हवा चलती है एनवायरनमेंट में, तो यहाँ पर आप ऐसे समझ सकते हैं कि यदि जो हवा है, जो विंड है, यदि फास्ट चल रही है, बहुत तेजी से चल रही है, तो जो ट्रांसपिरेशन है वो भी तेजी से होगा, ठीक है। ट्रांसपिरेशन है तेजी से होगा, क्यों, क्योंकि देखिए ऐसे समझिए,
वेपर की फॉर्म में जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या कहते हैं रिलीज होते हैं लीफ से, ठीक है। अब जैसे हवा ही तुरंत ही जो मॉलिक्यूल रिलीज हुए वो तुरंत वहाँ से हट गए, फिर जल्दी जल्दी जो है रिलीज होते रहेंगे H2 मॉलिक्यूल, और जल्दी जल्दी तेज हवा आती रहेगी और मॉलिक्यूल को जो है हटाती रहेगी। कहने का मतलब ये है कि हवा यदि तेज होगी, विंड यदि तेज होगी, तो जो H2 मॉलिक्यूल्स हैं जो स्टोमेटा के थ्रू क्या है एग्जिट होते हैं फ्रॉम दी लीव्स, वो क्या है जल्दी जल्दी वहाँ से हटते रहेंगे, नए मॉलिक्यूल्स को आने के लिए स्पेस देते रहेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ समझ सकते हैं कि यदि हवा तेज होती है, फास्ट होती है, तो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस ज़्यादा होता है, और यदि हवा स्लो होती है, कम होती है, तो ट्रांसपिरेशन का जो प्रोसेस है वो भी क्या हो जाता है बच्चों, कम हो जाता है, ठीक है। तो ये भी एक फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसपिरेशन को रेगुलेट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो यहाँ पे हम लेते हैं अब ह्यूमिडिटी को, ठीक है। ह्यूमिडिटी मतलब एनवायरनमेंट में जो नमी प्रेजेंट होती है उस पर उसका क्या असर पड़ता है ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस में। देखिए ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस में क्या निकलता है, वाटर निकल रहा है, ठीक है। वाटर निकल रहा है तो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट में क्या है नमी को ही तो क्रिएट कर रहा है ना भाई, एक क्या मॉइस्चराइजर दे रहा है वो एनवायरनमेंट को। अब यदि पहले से ही एनवायरनमेंट के अंदर मॉइस्चराइजर है, ह्यूमिडिटी है, आर्द्रता है, तो वहाँ पर हमें ज़्यादा ट्रांसपिरेशन की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। तो यदि ह्यूमिडिटी एनवायरनमेंट के अंदर क्या है बच्चों, ज़्यादा है, इंक्रीज है, तो ट्रांसपिरेशन क्या होगा, कम होगा, ठीक है। और यदि ह्यूमिडिटी क्या है, डिक्रीज है, आर्द्रता की नमी जो है उसमें कमी पाई जाएगी एनवायरनमेंट में, तो ट्रांसपिरेशन का जो प्रोसेस है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ फैक्टर्स हैं जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस को रेगुलेट करने के लिए, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर आप लोगों को आई थिंक सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो ट्रांसपिरेशन को कम कर सकते हैं, ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर ये फैक्टर्स जो है रेस्पॉन्सिबल हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। अब लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, आगे हम समझते हैं। देखिए एक प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस, ठीक है, एक प्रोसेस होता है ट्रांसपिरेशन। ये दोनों ही प्लांट के अंदर क्या है, एक दूसरे से मतलब तरीके से कह सकते हैं बहुत ही क्लोज प्रोसेस होने वाले हैं, ये एक दूसरे के बहुत ही बेस्ट फ्रेंड होते हैं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो भी नॉर्मल सी बात है गैसेज एक्सचेंज होगा, गैसेज एक्सचेंज होता है, ठीक है। जो CO2 है वो क्या है प्लांट लेता है, और जो O2 है वो प्लांट निकालता है, जिसके बाद को कार्बोहाइड्रेट बनता है, फूड बनता है। तो जो मतलब O2 निकलती है प्लांट के अंदर से, जो O2 वो निकाल रही है, वो मैंने आप लोगों को समझाया था ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस के थ्रू ही निकलती है, क्योंकि ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस के थ्रू जो वाटर निकलता है, H2O का मॉलिक्यूल निकलता है, तो H2O के मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन होने से ही O2 का मॉलिक्यूल बनता है, राइट। यहाँ पर देखिए इतनी बात आप लोग समझ कर चलिए कि हमारे पास CO2 में भी ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है और H2O में भी ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, लेकिन जब फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो होता क्या है कि ब्रेक डाउन होता है, जिससे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है रिलीज होता है, प्लांट ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। लेकिन जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हमें मिलता है ना, वो कभी भी वाटर मॉलिक्यूल से वो कभी कार्बन डाइऑक्साइड वाले मॉलिक्यूल से नहीं मिलता है, वो हमेशा मिलता है वाटर मॉलिक्यूल से। तो हमें वाटर चाहिए भाई, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने के लिए हमें क्या चाहिए, वाटर चाहिए, ताकि जो प्लांट है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सके और अपने लिए फूड का फॉर्मेशन कर सके। और वाटर हमें कहाँ से मिलेगा, वाटर हमें तभी ना मिलेगा जब उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस होगा, और ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस प्लांट के अंदर कब होगा, जब उसके अंदर ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होगा। तो कहने की मतलब या कहने की बात इतनी सी है कि जो ट्रांसपिरेशन है और जो फोटोसिंथेसिस है वो दोनों ही क्या है, एक दूसरे के फ्रेंड होते हैं। क्योंकि ऐसा हम कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो वाष्पोत्सर्जन का प्रोसेस नहीं होगा, वाष्पोत्सर्जन का प्रोसेस नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जिससे आप लोगों को जो है क्लियर हो जाएगा कि प्लांट के अंदर ट्रांसपिरेशन होना क्यों जरूरी है, ठीक है। एक तो सबसे पहली बात यह है कि ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस में हम लोगों ने समझा था कि प्लांट के अंदर एक पुल लगता है जिसे हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल, ठीक है। ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है ट्रांसपिरेशन पुल लगाने के लिए। नॉर्मल सी बात है, यदि ट्रांसपिरेशन पुल नहीं लगेगा तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और मिनरल का प्रोसेस नहीं होगा। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का प्रोसेस नहीं होगा तो नॉर्मल सी बात है ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस नहीं होगा। ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगा, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी तो किसके अंदर, प्लांट के अंदर फूड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो जो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होना बहुत ही ज़रूरी है ताकि उसके अंदर ट्रांसपिरेशन पुल लग सके, ठीक है। दूसरी बात हम यहाँ समझते हैं, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है तो वो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का प्रोसेस होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर क्यों ज़रूरी है, ताकि फोटोसिंथेसिस की क्रिया के लिए वाटर को सप्लाई किया जा सके। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए H2O का मॉलिक्यूल हमें ज़रूरी होता है, क्यों, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हमें O2 मिलना चाहिए,
हमें ऑक्सीजन मिलना चाहिए, जिसके लिए हमें वाटर मॉलिक्यूल की ज़रूरत पड़ती ही है। ठीक, इसके अलावा जब ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है तो प्लांट के अंदर जो एक्स्ट्रा हीट होती है, मैंने क्या बताया था, वो रिलीज हो जाती है इन दी वेपर फॉर्म में। ठीक, अब जो यदि हम एक अप्रोक्सीमेटली देख लेते हैं, एक लगभग सा अमाउंट देख लेते हैं कि कितने डिग्री तक जो है हीट लॉस होती है ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस में, तो वो होती है लगभग 10 to 15 डिग्री। ठीक है, 10 to 15 डिग्री की जो हीट है वो लॉस होती है लीफ सरफेस से ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ठीक है, जिससे जो प्लांट है वो कूल नेचर में होता है। ठीक है, कूल नेचर में जो लीव्स है उसकी होती हैं, तो इस तरीके से जो एक्स्ट्रा हीट होती है वो भी ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस के थ्रू ही क्या होती है, प्लांट की बॉडी के बाहर रिलीज होती है। ठीक, अब देखिए कुछ यहाँ पर क्या है, कुछ प्लांट्स के एग्जांपल हैं, जैसे C4 प्लांट्स होते हैं, एक होते हैं C3 प्लांट्स, जैसे हमारे हो गया वीट, राइस, ये हो गया C3 प्लांट्स। कुछ होते हैं C4 प्लांट, जैसे शुगर कैन हो गया, मेज हो गया, और भी बहुत सारे हैं। तो C4 प्लांट्स के अंदर क्या होता है, C4 प्लांट्स के अंदर ये खासियत पाई जाती है कि ये अपने अंदर क्या है, वाटर को बहुत कम ही से लॉस करते हैं। इनके अंदर एक खासियत होती है, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं इनके अंदर ये ताकत होती है कि ये अपने अंदर वाटर को रोक कर रखते हैं, उसे मतलब प्रिवेंट करके रखते हैं, अपने अंदर से ज़्यादा वाटर को रिलीज नहीं होने देते हैं। ठीक है, अपने अंदर ज़्यादा वाटर को रिलीज नहीं होने देते हैं। इस तरीके से आप समझ सकते हैं, आपने शुगर कैन खाया होगा, गन्ना खाया होगा, तो वो बहुत ही रस भरा होता है। वो रस भरा क्यों होता है, क्योंकि उसके प्लांट में ये कैपेसिटी होती है कि वो अपने अंदर वाटर को क्या कर सके, रोक कर रख सके, प्रिवेंट करके रख सके, ज़्यादा वाटर को जो है रिलीज ना करें। मतलब ट्रांसपिरेशन का जो प्रोसेस है वो किसमें कम पाया जाता है, किसके अंदर, C4 प्लांट्स के अंदर, जिस वजह से उनके अंदर CO2 क्या है, ज़्यादा लिया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ फैक्टर्स थे और यहाँ पे कुछ बेनिफिट्स थे, जिसके थ्रू हमने समझा कि ट्रांसपिरेशन और फोटोसिंथेसिस जो है एक दूसरे से कैसे जो है एज अ फ्रेंड की तरह रहते हैं। ठीक है, आप नॉर्मल सी बात, बिल्कुल अच्छी सी बात ये समझ के चलिए कि यदि प्लांट्स के अंदर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं होगी तो उसके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी नहीं होगी। यदि प्लांट को वाटर नहीं मिलेगा तो प्लांट को भोजन भी नहीं मिलेगा। आई बात समझ में। यहाँ जाकर आज हमारा फाइनली ट्रांसपिरेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है, या हम कह सकते हैं कि यहाँ आकर हमारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर जो है वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पर समझेंगे भी, नॉर्मल सी बात है, यदि प्लांट के अंदर हमने वाटर के एब्जॉर्प्शन को समझा है, वाटर के ट्रांसपोर्टेशन को समझा है, तो हमें कहीं ना कहीं मिनरल के ट्रांसपोर्टेशन को भी समझना पड़ेगा, राइट। क्योंकि हम समझ रहे हैं ना, हम पढ़ते आ रहे हैं ना, जब से हमने चैप्टर शुरू किया है कि ट्रांसपोर्टेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन वाटर का होता है तो ट्रांसपोर्टेशन मिनरल्स का भी होता है, ट्रांसपोर्टेशन न्यूट्रिएंट्स का भी होता है। तो अब हमने यहाँ तक के लेक्चर में, अब तक के लेक्चर में क्या पढ़ा है, हमने यही तो पढ़ा है ना कि वाटर कैसे एब्जॉर्ब हो रहा है, वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है। लेकिन अब हम आगे के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं कि मिनरल कैसे एब्जॉर्ब किया जाता है या मिनरल कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ठीक है, तो फाइनली अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, तो हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर अपटेक एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, देखिए जैसे हमें प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमने बहुत सारे मेथड्स पढ़े हैं, प्लांट के अंदर वाटर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इसी तरीके से प्लांट के अंदर मिनरल का भी तो ट्रांसपोर्टेशन हमें पढ़ना है ना। तो यहाँ भी हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे इस टॉपिक में, जिसके थ्रू हम जानेंगे कि जो मिनरल्स हैं वो प्लांट में कैसे एब्जॉर्ब किए जाते हैं, कैसे वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यदि किसी बच्चे ने मेरा लॉन्ग डिस्टेंस वाला लेक्चर देखा है तो उस लेक्चर को यदि आपने अच्छे से देखा है तो यहाँ पर आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वाटर के एब्जॉर्प्शन में और मिनरल के एब्जॉर्प्शन में जो चीज़ें हैं वो एक दूसरे से रिलेट करती हैं। ठीक है, वो अभी हम समझेंगे तो आपको धीरे धीरे जो है चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स आपस में कैसे कैसे रिलेट होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमें वाटर के साथ साथ मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने की, अपटेक करने की जरूरत क्यों पड़ती है। देखिए, वाटर को हम एब्जॉर्ब क्यों करते हैं, वाटर को हम एब्जॉर्ब करते हैं ताकि प्लांट के अंदर ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस हो सके। ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम पढ़ते आ रहे हैं कि ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस हम इसलिए करते हैं ताकि हमें H2O का मॉलिक्यूल मिल सके, लीव्स को H2O का मॉलिक्यूल्स मिल सके और लीव्स के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो सके, राइट। अब यदि हम जब तक ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस नहीं करेंगे, H2O का जो मॉलिक्यूल है जब तक वो लीव्स को नहीं मिलेगा तब तक बच्चे वहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी
होगी तो नॉर्मल सी बात है फूड का फॉर्मेशन भी नहीं होगा। तो यहाँ पर इतनी सी बात मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ कि प्लांट में यदि हमें H2O के ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ती है तो हमें यहाँ पर मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसपोर्टेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि प्लांट के अंदर जब कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस तो उसकी के साथ साथ हमें बहुत सारे ऐसे मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है जो प्लांट के अंदर कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। देखिए यदि हमारे बॉडी के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट बनता है तो आप लोगों ने सुना होगा ना कि डॉक्टर्स कहते हैं कभी कभी यदि हमारे अंदर कार्बोहाइड्रेट की कमी हो गई है तो विटामिन लीजिए और कुछ अलग टाइप के प्रोटीन्स लीजिए, मतलब कहीं ना कहीं कुछ असेसरी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है जो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक इसी तरीके से प्लांट के अंदर भी यदि फूड का फॉर्मेशन हो रहा है इन दी फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स तो नॉर्मल सी बात है प्लांट भी तो एक तरीके से हम लोगों की तरह ही है ना, क्योंकि उसके अंदर भी हमारी जैसी ही मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं। तो यदि प्लांट के अंदर भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान फूड का फॉर्मेशन हो रहा है कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में तो उस क्रिया को कराने के लिए भी डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए प्लांट के अंदर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के साथ साथ एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल्स की भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, देखिए अब जैसे हम लोगों ने एब्जॉर्प्शन पढ़ा था वाटर का तो वहाँ हमने सीखा था कि बहुत सारे पाथवे होते हैं जिसको फॉलो करते करता जो वाटर मॉलिक्यूल होता है वो नीचे से जाइलम तक पहुँचता है एंड देन जाइलम जो होता है वो उसको लीव्स तक पहुँचाता है। राइट, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। अब इसी तरीके से हमें क्या पढ़ना है, मिनरल्स के लिए भी पढ़ना है। तो हमेशा ध्यान रखना जब मिनरल्स का रूट के अंदर क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन होता है या ट्रांसफ़र होता है तो वो हमेशा एक्टिवली होता है। ये बात मैं आप लोगों को कितनी बार बता चुकी हूँ कि यदि हम बात करते हैं कि एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल थ्रू द रूट तो हमेशा याद रखना कि मिनरल का जो एब्जॉर्प्शन होता है रूट के थ्रू वो हमेशा कैसा होता है बच्चों, एक्टिवली होता है। ठीक है, हमेशा याद रखना कैसा होता है, एक्टिवली होता है, एक्टिवली होता है। अभी हम समझेंगे कि एक्टिवली क्यों हो रहा है। एक्टिवली का मतलब एक्टिव वे से होगा, एक्टिव वे से होता है। दो चीज़ें पढ़ी थी ना हमने कि यदि एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है वाटर और मिनरल का तो हमने दो चीज़ें पढ़ी थी कि या तो वो पैसिव तरीके से होगा या वो एक्टिव तरीके से होगा। तो जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है वो हमेशा पैसिवली होता है, पैसिव तरीके से होता है। और यदि हम मिनरल की बात करते हैं तो मिनरल का जो एब्जॉर्प्शन होता है थ्रू द रूट्स वो हमेशा कैसा होता है, एक्टिवली होता है, एक्टिव नेचर से होता है। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पर आपको सिंपल से एक डायग्राम बनाकर दिखाती हूँ जिससे आप लोगों को चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी। मान लीजिए कि मैंने किसी प्लांट की यहाँ पर रूट बना ली है। यहाँ पर हमने क्या बना लिया है बच्चों, रूट बना लिया है। और रूट में हमें क्या देखने को मिलते हैं, बहुत सारे रूट हेयर्स जो है देखने को मिलते हैं हर रूट्स में। ठीक है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन का यदि जो प्रोसेस हो रहा है वो विदाउट रूट हेयर्स के हो ही नहीं सकता है। क्योंकि यदि हम वाटर मॉलिक्यूल की बात करें चाहे हम मिनरल मॉलिक्यूल्स की बात करें तो वो सबसे पहले किस में जाते हैं, रूट हेयर्स में जाते हैं, देन फिर रूट्स में जाते हैं, देन फिर जाइलम में जाते हैं। ठीक है, अब हमने क्या देखा, रूट है तो नॉर्मल सी बात है सॉइल भी प्रेजेंट होगी क्योंकि रूट किसके अंदर धसी रहती है, सॉइल के अंदर प्रेजेंट होती है, चाहे किसी भी प्लांट की रूट हो। ठीक, अब देखिए अब ये सॉइल है, सॉइल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा, सॉइल के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं अलग अलग प्रकार के। ठीक, और क्या प्रेजेंट होता है, वाटर प्रेजेंट होगा, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अलग अलग मार्कर से मैंने आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करके दिखा दिया है कि सॉइल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा। तो क्या प्रेजेंट होगा, एक तो वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और प्रेजेंट होते हैं आपके मिनरल्स मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बेसिकली हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, मिनरल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं क्योंकि हम लोग वाटर ट्रांसपोर्टेशन के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक, तो मैंने आप लोगों को बताया कि मिनरल्स का जब भी एब्जॉर्प्शन होता है किसके द्वारा, रूट के द्वारा, तो हमेशा वो कैसा होता है बच्चों, एक्टिवली होता है। ठीक है, एक्टिवली होता है, याद रखना इस बात को, हमेशा एक्टिवली होता है। और एक्टिवली क्यों होता है, क्योंकि जो मिनरल्स होते हैं ना, जो मिनरल्स होते हैं तो उसमें पहला रीजन क्या होता है, एक तो मिनरल्स हमेशा चार्ज्ड होते हैं, हमेशा चार्ज्ड होते हैं, मतलब उनके ऊपर पॉजिटिव आयन प्रेजेंट होगा या नेगेटिव आयन प्रेजेंट होगा। राइट, और दूसरी बात यह है कि मिनरल्स की यदि हम सॉइल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन देखते हैं, सॉइल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन देखते हैं तो वो क्या होती है, वो कम होती है। ठीक है, लेस होती है। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रूट,
यदि हम बात करते हैं कि रूट के द्वारा मिनरल का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, तो वो हमेशा कैसे होता है बच्चों, एक्टिवली होता है। अब यहाँ पर हमें जानने की ज़रूरत ये पड़ती है कि एक्टिवली ही हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं। देखिए, एक्टिवली इसलिए होता है क्योंकि हमेशा जो मिनरल्स होते हैं वो हमेशा चार्ज्ड होते हैं। चार्ज्ड का मतलब ये है कि वो आयन की फॉर्म में होंगे, या तो उन पर पॉजिटिव चार्ज होगा या उन पर नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, अब नॉर्मल सी बात है, यदि किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज लगा हुआ है, वो चार्ज है, तो उसको क्या करना पड़ता है, ट्रांसफर करने के लिए हमें एनर्जी की तो जरूरत पड़ेगी ही। हम जानते हैं ना कि जब भी एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होता है या एक्टिव तरीके से कोई भी चीज़ ट्रांसपोर्ट होती है तो वहाँ पर हमें एनर्जी लगानी पड़ती है, और एनर्जी हमेशा किसके फॉर्म में लगती है, एटीपी के फॉर्म में लगती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये चीज़ तो मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बता चुकी हूँ। तो एक्टिवली यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन होता है मिनरल का। क्यों? इसका पहला रीज़न ये है क्योंकि जो मिनरल्स होते हैं वो चार्ज्ड होते हैं। दूसरा रीज़न इसका ये है कि मिनरल्स की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है सॉइल के अंदर वो कम होती है। किसके कॉन्सेंट्रेशन से? जो रूट के अंदर मिनरल्स प्रेजेंट हैं उसके कॉन्सेंट्रेशन से। तो कहने का मतलब ये है कि यदि हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिनरल्स की बात करें तो वो सॉइल के अंदर मिनरल्स जो प्रेजेंट है उनकी कॉन्सेंट्रेशन कम होती है, हमेशा लेस होती है। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिनरल किसके अंदर, रूट के अंदर जो होती है वो बच्चों हमेशा ज़्यादा होती है। और यदि हमें कोई चीज़ कम से ज़्यादा की तरफ भेजनी है तो हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, हमें ताकत की ज़रूरत पड़ती है, जिस वजह से हमें यहाँ पर क्या लगानी पड़ेगी, एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो ये दो रीज़न हैं जिसकी वजह से जो मिनरल्स मॉलिक्यूल्स हैं वो हमेशा ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं रूट के अंदर, किसकी सहायता से, एनर्जी की सहायता से। एक तो चार्ज होने की वजह से, एक उसके कॉन्सेंट्रेशन होने की वजह से, उसकी सांद्रता होने की वजह से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मिनरल्स जो है ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं रूट की तरफ। ये क्या है, हमारी रूट है। ठीक है, रूट है। तो हमेशा याद रखना कि जब भी हम मिनरल्स को एनर्जी लगाकर क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो हमें कुछ स्पेसिफिक टाइप के स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत पड़ती है जिन्हें हम नाम देते हैं पंप। यदि आप लोगों ने लॉन्ग डिस्टेंस वाला ट्रांसपोर्टेशन देखा है तो वहाँ पर मैंने ये चीज़ें समझाई थी आप लोगों को कि रूट के अंदर आयंस को ट्रांसपोर्ट होने के लिए, देखिए आयंस क्या है यहाँ पे, मिनरल मॉलिक्यूल, समझते चलना ध्यान से। रूट के अंदर आयंस को ट्रांसपोर्ट होने के लिए कुछ स्पेसिफिक टाइप के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं रूट की सेल मेम्ब्रेन में, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, पंप बोलते हैं। ठीक है, अभी और भी स्ट्रक्चर हैं वो हम बाद में देखेंगे, पहले हम यहाँ पे पंप के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अब होता क्या है कि जब मिनरल्स को हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, जब रूट है मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है तो क्या होता है, एटीपी का चार्ज लगता है, एटीपी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और जो मिनरल्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इन पंप की सहायता से क्या है, रूट में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। जो मिनरल्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इन पंप की सहायता से रूट में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। तो ये तो हो गए यहाँ पर एक्टिवली यदि हम ट्रांसपोर्ट करते हैं। लेकिन वाटर भी तो ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना, ये तो आप समझ कर ही चलिए कि मिनरल यदि ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वाटर ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, वाटर भी ट्रांसपोर्ट होगा बच्चों। ये तो चीज़ आप लोगों को समझ कर चलनी है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि वाटर जो ट्रांसपोर्ट होता है वो हमेशा कैसा होता है, पैसिवली होता है। कहने का मतलब हमें वाटर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए किसी भी टाइप की एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, किसी भी टाइप के पंप की ज़रूरत नहीं पड़ती है, किसी भी टाइप के पंप की जरूरत नहीं पड़ती है, राइट। हमने यहाँ पर क्या देखा, हमने यहाँ पर देखा कि हाँ चलो सबसे पहले हमने क्या देखा, हमने मिनरल्स के ट्रांसपोर्टेशन के बारे में देखा कि यदि एब्जॉर्प्शन ऑफ रूट में मिनरल्स का क्रिया हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि मिनरल का यदि एब्जॉर्प्शन होता है रूट में तो वो हमेशा होता है एक्टिवली। कहीं ना कहीं हमें एटीपी के एनर्जी की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। क्यों? क्योंकि मिनरल्स के ऊपर चार्ज होते हैं। मिनरल्स की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सॉइल के अंदर कम होती है और रूट में ज़्यादा होती है। तो यदि हमें कम से ज़्यादा की तरफ ट्रांसपोर्ट करना है तब भी हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, और यदि हमें आयंस को ट्रांसपोर्ट करना है तब भी हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन हमेशा याद रखना कि आयंस का या मिनरल्स का या न्यूट्रिएंट्स का जब भी ट्रांसपोर्टेशन होगा, जब भी एब्जॉर्प्शन होगा रूट की तरफ, वो कुछ स्पेसिफिक टाइप के स्ट्रक्चर्स के द्वारा होता है जिन्हें हम क्या बोलते हैं, पंप बोलते हैं। पंप कहाँ प्रेजेंट होते हैं? रूट की सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या पढ़ा, यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा कि जो मिनरल्स होते हैं बच्चों, वो पंप की सहायता से रूट में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं।
रूट में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। किसकी सहायता से? पंप की सहायता से। पंप क्या है? पंप कुछ स्पेसिफिक टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्पेसिफिक टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? वो प्रेजेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन ऑफ रूट। ठीक है, ये चीज मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ बच्चों, पंप के बारे में बता चुकी हूँ। डरिए मत, कुछ नया नहीं पढ़ा रही हूँ, वही चीज़ है यहाँ पर। मैंने बताया ना कि लॉन्ग डिस्टेंस में जो हमने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर के बारे में पढ़ा था वो कहीं ना कहीं रिलेट करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल का भी। ठीक है, तो यहाँ पर बस इतनी बात आप लोगों को याद रखनी है कि यदि हमें एक्टिवली मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना है तो हम पंप की सहायता से करते हैं। अब हम बात करते हैं H2O मॉलिक्यूल के ट्रांसपोर्टेशन की। ठीक है, क्या बताया मैंने आप लोगों को? पैसिवली ट्रांसपोर्ट होते हैं, किसी भी टाइप की पंप की जरूरत नहीं पड़ती, किसी भी टाइप के एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है। और हमेशा याद रखना कि यदि वाटर मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, एब्जॉर्ब हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ टाइप के मिनरल्स भी क्या होते हैं बच्चों? ट्रांसपोर्ट होते हैं। मिनरल्स भी ट्रांसपोर्ट होते हैं, ऐसा तो नहीं है ना। मैंने बताया है ना कि जो वाटर होते हैं वो हमेशा, जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमेशा बल्क या मास फ्लो सिस्टम को अप्लाई करते हैं, मास फ्लो सिस्टम को अप्लाई करते हैं। और इसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स जो है वो सॉल्युबल हो या इनसॉल्युबल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, साथ के साथ बहकर जो है प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में चले जाते हैं। समझाया है ना, पढ़ाया है ना, कुछ नया तो नहीं है। तो यदि यहाँ पर वाटर जो है ट्रांसपोर्ट हो रहा है रूट के अंदर, वो तो होना ही होना है, चाहे आप चाहो चाहे आप ना चाहो। वाटर मॉलिक्यूल यदि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है कि कुछ स्पेसिफिक टाइप के मिनरल्स भी क्या है? ट्रांसपोर्ट होंगे, राइट। मिनरल्स यदि यहाँ पर ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं तो यहाँ पर अब आप लोगों को एक चीज याद रखनी है, क्योंकि यहाँ पर जो मिनरल्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं वो भी कैसे होंगे? चार्ज्ड मिनरल्स होंगे। ठीक है, चार्ज मिनरल्स होंगे। लेकिन यहाँ पर जो मिनरल्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, जो वाटर के साथ ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, वो पंप की सहायता से नहीं होते हैं। उनके लिए भी कुछ स्पेसिफिक टाइप के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं रूट की सेल मेम्ब्रेन में, जिन्हें हम बोलते हैं चैनल। जिन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों? चैनल बोलते हैं। ठीक है, राइट। तो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है कि वाटर मॉलिक्यूल के साथ यदि मिनरल मॉलिक्यूल्स क्या है? ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, तो नॉर्मल सी बात है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं? पैसिवली ट्रांसपोर्ट होते हैं, पैसिवली ट्रांसपोर्ट होते हैं। और पैसिवली ट्रांसपोर्ट होने के लिए भी, क्योंकि मिनरल तो भाई यहाँ पे चार्ज ही है ना, तो पैसिवली ट्रांसपोर्ट होने के लिए भी कुछ स्पेसिफिक टाइप के स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है, जिन्हें हम नाम देते हैं चैनल। जिन्हें हम नाम देते हैं चैनल।